संगे गुजरात में मतदान की तारीखों के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी के संरक्षक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के लोगों से एक मौका मांगा है। उन्होंने गुजरात में फ्री बिजली देने का वादा किया है। नमस्कार, केम छो? તમે મને તમારો ભાઈ માનો છો ને? આપના પરિવારનો હિસ્સો માનો છો ને? મને આટલો પ્રેમ કરવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર। હું આપને વચન આપું છું કે તમારો ભાઈ બનીને તમારા પરિવારની જવાબદારી સંભાળીશ, તમને મોંઘવારીમાંથી મુક્તિ અપાવીશ, તમારી વીજળી ફ્રી કરી દઈશ, આપના બાળકો માટે શાનદાર સ્કૂલ બનાવડાવીશ, આપના પરિવારની સારવાર માટે શાનદાર હોસ્પિટલ બનાવડાવીશ, તમારા બાળકો માટે રોજગારની વ્યવસ્થા કરીશ, તમને અયોધ્યા શ્રી રામચંદ્રના દર્શન કરવા લઈ જઈશ। બસ એક બાર એક મોકો આપો, જીવનભર તમારો। पीएम मोदी केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने सीवीसी के नए शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम बीते 8 वर्षों से अभाव और दबाव से बनी व्यवस्था को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हम बीते 8 वर्षों से अभाव और दबाव से बनी व्यवस्था को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। डिमांड और सप्लाई के गैप को भरने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हमने कई रास्ते चुने हैं। 3 प्रमुख बातों पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक, आधुनिक टेक्नोलॉजी का रास्ता। दूसरा, मूल सुविधाओं के सैचुरेशन का लक्ष्य। और तीसरा, आत्मनिर्भरता का रास्ता। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत की महत्व अधिक है, हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। If we brought back 7 million plus Indians during COVID through the Vande Bharat mission, it is because the India of today utilizes the global workplace so effectively. It is due to the fact that our talents and skills are now an intrinsic element of global innovation, manufacturing, and services. It is also reflective of how many Indians actually travel for personal, professional, or tourism purposes. Indeed, these very issues are now central to Indian diplomacy. We strive to ensure better access to our talent, stronger protection for our workers, greater opportunities for our students, and fairer markets for our businesses. Confident, India today has a leadership and a vision, as well as the perseverance and the commitment to enhance its global standing. To those more experienced who've been part of our national journey for the last 75 years, they will surely appreciate the transformation underway and the opportunities that it has generated, opportunities perhaps that my generation did not have. But to all of them, I would only say that I'm sure that they share the conviction that today India matters more in the world and we must make the most of it. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 57वां दिन है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब तक करीब 1300 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों तेलंगाना में है। ये यात्रा तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से गुजरते हुए अब तेलंगाना पहुंची है। भारत जोड़ो यात्रा 7 नवंबर को महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी। यात्रा के दौरान 4 नवंबर को एक दिन का विश्राम भी रहेगा। तेलंगाना में यात्रा का आज 8वां दिन है। राहुल गांधी आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद रुद्रराम से पदयात्रा की शुरुआत उन्होंने की। इस दौरान राहुल गांधी के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम दिखाई पड़ा। ये यात्रा तेलंगाना में 16 दिन तक चलेगी और 19 विधानसभा और 7 संसदीय क्षेत्रों को कवर करेगी। मकथल से तेलंगाना के अलग अलग हिस्सों में 16 दिनों तक यात्रा जारी रहेगी।
इस दौरान 19 विधानसभा और 7 संसदीय क्षेत्रों से गुजरते हुए 375 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा में भारी तादाद में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक हिस्सा ले रहे हैं। राहुल गांधी पैदल यात्रा कर पूरे देश में अलग संदेश देने की कोशिश में है। इस यात्रा में राहुल गांधी बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। सीएम ममता बनर्जी बुधवार को चेन्नई पहुंची थी, जहां पर वो यहां पर निजी यात्रा पर आई हुई हैं। इस दौरान ममता बनर्जी ने तमिलनाडु के सीएम और द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम सुप्रीमो एस.के. स्टालिन से उनके आवास पर मुलाकात की। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार को चेन्नई पहुंची थे और यहां पर वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के साथ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल लॉ गणेशन के भाई के जन्मदिन कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान उनके स्वागत के लिए भव्य आयोजन किया गया था। जैसा ही सीएम बनर्जी कार्यक्रम में पहुंची तो परंपरागत तरीके से ढाक बजाकर उनका स्वागत किया गया। ढाक बजता देख सीएम ममता बनर्जी वहां पर रुक गई और जिसके बाद सीएम ममता ने ढाक बजा रहे युवक से छड़ी लेकर खुद ढाक बजाना शुरू कर दिया। बीजेपी नेता उमा भारती ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने ज्योतिरादित्य को हीरा बताया। उन्होंने कहा कि अब वो हीरा हमारे पास है। लेकिन मुख्य बात यह है कि मध्य प्रदेश में अब की बार कांग्रेस की संख्या 20 सीटों से ज्यादा नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनका एक हीरा था जिसकी वजह से वो 2018 में सरकार बना पाए थे और हम हार गए थे। ये सच्चाई है कि उससे हम हार गए थे, भाजपा हारी थी यहाँ। लेकिन आज वो हीरा हमारे यहाँ है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इसलिए अब वहाँ तो बचे ही नहीं, वहाँ तो सुपड़ा ही साफ हो गया है। इसलिए उनकी 20 सीटें भी विधानसभा में आ जाएं तो यूपी की 2 और बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना की एक सीट पर उपचुनाव जारी है। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है। बिहार में हो रहा उपचुनाव इसीलिए खास है क्योंकि बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद नीतीश कुमार और उनके साथ मिलकर सरकार बनाने वाले तेजस्वी यादव की ये पहली परीक्षा है। इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। कौन पास होता है और कौन फेल, ये देखना हालांकि दिलचस्प होगा। हरियाणा में आदमपुर सीट पर उपचुनाव हो रहा है। यहां पर बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने मतदान के बाद कहा कि ये बेहद ही अच्छा चुनाव होने वाला है और मैं समझता हूं कि पुराने सारे रिकॉर्ड टूट जाए तो हैरानी की बात नहीं होगी। देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। ये उपचुनाव क्षेत्रीय दलों के लिए टेस्ट है तो वही बीजेपी के लिए दबदबा कायम रखने की बड़ी चुनौती। महाराष्ट्र छोड़कर विधानसभा के सभी सीटों पर बीजेपी का कांग्रेस या फिर स्थानीय पार्टियों से सीधा मुकाबला है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।